हेलो गाइस, वेलकम टू आरपीआई एकेडमी। तो दोस्तों, आपको पता है अपन लोग ने क्या किया था डे 6 में ना, हमने मैनेजमेंट के एमसीक्यूज किए हैं जो थोड़े डिफिकल्ट लेवल है। एक्चुअली प्लान था कि पहले इजियर वाला आएगा, बट गलती से मैंने पहले डिफिकल्ट वाला क्लास रिकॉर्ड कर दिया था। तो आज हम लोग इजी वाला करेंगे। इसको ना आप डे 5 लेकर चलना, प्लेलिस्ट में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अगर आप प्लेलिस्ट से देख रहे हो तो पहले आप डे 5 देखना, फिर डे 6 की तरफ जाना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पर मैस्लोस की। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी यहाँ पर नीड है जिसको हमें सेटिस्फाई करना है बिफोर कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी एस्टीम नीड्स पर फोकस कर पाए। तो अब आपको पता है मैस्लो का यहाँ पर पूरा का पूरा हायरार्की ऑफ नीड्स चलता है, उन्होंने ये थियरी दिया था। तो अब आपको बताना है इनके बारे में। तो पहला बोल रहे हैं सेफ्टी नीड्स, दूसरा बोल रहे हैं बिलोंगिंगनेस, तीसरा बोल रहे हैं फिजियोलॉजिकल, चौथा बोल रहे हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और पांचवा है कॉग्निटिव नीड्स। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर मैनेजमेंट बिल्कुल बेसिक का आपने स्टार्ट ही किया होगा तो भी आपको इस क्वेश्चन के बारे में डेफिनेटली पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज जान जाओगे। तो देखो, मैस्लो की यहाँ पर पूरी एक थ्योरी आई थी जिसमें कि एक पूरा पिरामिड चलता है। ओके, अब यहाँ पर सॉरी थोड़ा ट्रायंगल टेढ़ा हो गया। तो देखो क्या हुआ यहाँ पर, अब इस पूरी के पूरे एक ट्रायंगल में इन्होंने अलग अलग लेवल्स बनाई और अलग अलग लेवल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको डिफाइन किया। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले इन्होंने बोला कि किसी भी इंसान को क्या चाहिए होगा, उसको चाहिए होगा रोटी, कपड़ा, है ना, मकान। तो यहाँ पर एयर, फूड, वाटर, जो मोस्ट बेसिक नीड्स हैं उनकी जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक, इसके बाद में जब आपको यहाँ पर रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाएगा, फिर आप क्या चाहते हो, फिर आप चाहते हो कि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए, है ना। जैसे हम घर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में थोड़े सिक्योर्ड घर होते हैं, जैसे हम ताले वगैरह खरीदेंगे या फिर गार्ड्स होते हैं, हमारी सोसाइटीज होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ, इस तरह की चीजें हम लेकर चलते हैं, इसे बोलेंगे सेफ्टी नीड्स, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में बिलोंगिंगनेस या फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड की। यहाँ पर लोग जो हैं वो हमारे दोस्त बने, हमें सोसाइटी में थोड़ा लोग जाने आपस में, राइट। तो यहाँ पर सोशल कनेक्शंस बने। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एस्टीम नीड्स, कि अब मेरी जो है क्या थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़े सोसाइटी में, तो मेरा सेल्फ एस्टीम अच्छा हो, कॉन्फिडेंस बढ़े, मैं कैपेबल बनूं और लोग मुझे रिस्पेक्ट और एडमायर करें। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाता है एस्टीम नीड्स, राइट। नेक्स्ट आता है और सबसे लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसे कौन अटेन करता है, जो बूढ़े लोग होते हैं या फिर साधु संत लोग होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब हमें अपने आप में बेस्ट बनना है, अपने खुद के फुल पोटेंशियल तक पहुंचना है। अब ये सारी नीड्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि यहाँ पर एस्टीम नीड्स को फोकस करने से पहले कौन सी नीड आएगी। तो पहली थी हमारी फिजियोलॉजिकल, दूसरी थी हमारी सेफ्टी, तीसरी नीड थी लव एंड बिलोंगिंगनेस, चौथी नीड थी हमारी एस्टीम और फिफ्थ नीड थी हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर थर्ड नीड की बात हो रही है जो कि आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स रहेगा। आगे समझ में, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर डायग्राम प्रोवाइड किया गया है, इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना और रट लेना। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है, हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थियरी के बारे में है। अब हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थियरी हमें क्या बताती है, यहाँ पर वो हमें दो फैक्टर्स देती है, एक हाइजीन फैक्टर देती है और एक देती है मोटिवेशन फैक्टर। ठीक है, तो आपको पूछ रहे हैं जो मोटिवेटर है वो इनमें से कौन सा होगा। पहला बोल रहे हैं सैलरी है, दूसरा बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी, तीसरा बोल रहे हैं रिकॉग्निशन, चौथा कंपनी पॉलिसीज और पांचवा वर्किंग कंडीशंस। तो अब आपको बताना है कि कौन सी थियरी यहाँ पर, सॉरी कौन से फैक्टर्स यहाँ पर जो हैं वो मोटिवेशन में आएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाइजीन फैक्टर किससे रिलेटेड है। बेसिक घर में हाइजीन जो हमें रखनी है, अपनी पर्सनल हाइजीन रखनी है, उसको नहीं। यहाँ पर देखो दो तरीके के फैक्टर्स इन्होंने बोले। एक इन्होंने बोला कि हमारा जो है वो जॉब डिससेटिस्फेक्शन को कम करेगा। क्या कर रहा है,
जॉब डिससेटिस्फैक्शन को कम करेगा। दूसरा मोटिवेशन फैक्टर होते हैं जो हमारे जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ा रहे होते हैं। अब खुद सोचो कि जॉब सेटिस्फैक्शन यहाँ पर कौन से फैक्टर से आपका बढ़ सकता है? वर्किंग कंडीशंस, कंपनी पॉलिसीज, जॉब सिक्योरिटी, सैलरी या फिर रिकॉग्निशन। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर रहेगा रिकॉग्निशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप हाइजीन फैक्टर लोगे तो जॉब में डिससेटिस्फैक्शन से बच रहे हो। जॉब डिससेटिस्फैक्शन क्यों हो सकता है? सैलरी बहुत कम है, कंपनी की पॉलिसीज अच्छी नहीं है, कंपनी में वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। तो इनको हमें फैक्टर्स को कम करना है। अपने जो हमारे अच्छे एम्प्लॉइज है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना है। अचीवमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब हमारी किस में आती हैं? ये सब हमारी आती हैं एडवांसमेंट मोटिवेशन फैक्टर में। आगे समझ में? तो हर्ट्जबर्ग की दो हमारे पास थियरीज होती हैं एंड यहाँ पर मोटिवेटर्स जो होते हैं इन्हें बोलते हैं सेटिस्फायर्स। क्या बोलते हैं इनको? सेटिस्फायर्स। और यहाँ पर हमारे पास में जो दूसरे वाले हाइजीन फैक्टर्स रहते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? डिससेटिस्फायर्स। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। मैकलेंड्स एक्वायर्ड नीड थियरी। तो मैकलेंड्स थियरी भी आपको पता है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हमारे पास में तीन चीजों के बारे में बात की जाती है, तीन तरह की नीड्स के बारे में बात की जाती है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि एक मैनेजर है जो कॉन्स्टेंटली यहाँ पर पर्सनल अचीवमेंट सीख करना चाहते हैं और फीडबैक यहाँ पर लेना चाहते हैं, और तो यहाँ पर जो इनको हाई नीड है वो किस चीज की होगी? क्या चाहते हैं? पर्सनल अचीवमेंट सीख करना और फीडबैक सीख करना। तो सबसे पहला बोल रहे हैं एफिलिएशन, दूसरा बोल रहे हैं पावर जो कि पर्सनल लेवल पर होगा, तीसरा पावर जो आपका इंस्टीट्यूशन लेवल पर होगा, चौथा अचीवमेंट और पांचवा है सिक्योरिटी। तो पहले तो मैकलेंड की जो थियरी है, राइट, इसमें तीन आपके लिए कोर थियरीज कौन कौन सी होती हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो तीन थियरीज हैं आपके पास, पावर, एफिलिएशन, ठीक है, और अचीवमेंट, राइट। तो यहाँ पर सिक्योरिटी की तो कहीं बात हो ही नहीं रही, तो ये तो आपका अपने आप से हट गया। अब आ जाओ बाकी में। अब सोचो पर्सनल अचीवमेंट जो होती है, ठीक है, वो आपकी बात हो रही है और फीडबैक की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम चैलेंजिंग गोल्स को मीट करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, है ना, और सिचुएशंस जो हैं वहां पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें ताकि आउटकम्स आए और फीडबैक मिले। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पर आपका अचीवमेंट से रिलेटेड होगा, नीड फॉर अचीवमेंट, राइट। अब ये पावर हमें कौन सी चाहिए ये आप लोग मुझे बताओ, पर्सनल चाहिए या फिर इंस्टीट्यूशनल चाहिए या फिर अचीवमेंट चाहिए? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जैसा मैंने बताया अचीवमेंट आपका सॉरी आंसर रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ, ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थियरी के ऊपर क्वेश्चन है। अब ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थियरी में यहाँ पर आपके पास में क्या होता है? यहाँ पर आपके पास में तीन पूरी की पूरी चीजें होती हैं, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस, राइट, जो आपको एक एक कर कर अचीव करते हो। मतलब इसका जो यहाँ पर आउटपुट है वो इसका इनपुट बनेगा, इसका आउटपुट इसका इनपुट बनेगा, सॉरी इसका इनपुट इसका आउटपुट बनेगा। तो अब आपको बताना है कि सॉरी इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट है, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रूम्स मोटिवेशन जो है वो हर एक चीज पर यहाँ पर डिपेंड करता है, लेकिन किस पर नहीं करता ये पूछ रहे हैं। पहला है एक्सपेक्टेंसी, दूसरा बोल रहे हैं कि एफर्ट्स जो हैं वो आपके परफॉर्मेंस की तरफ लेकर आएंगे, दूसरा बोल रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेलिटी, जो परफॉर्मेंस है वो रिवॉर्ड्स की तरफ लेकर जाएगी, बैलेंस जो यहाँ पर रिवॉर्ड आपको मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या है, चौथा बोल रहे हैं इक्विटी कि फेयरनेस यहाँ पर होनी चाहिए कंपेयर टू अदर्स। तो आप बताओ यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो मैंने आपको तीन चीजें बताई है ना, तो यहाँ पर तीन चीजें कौन सी होती हैं? सबसे पहले आपका आता है एक्सपेक्टेंसी, दूसरा क्या आएगा? दूसरा यहाँ पर आपका चलता है इंस्ट्रूमेंटेलिटी और तीसरा होता है बैलेंस, राइट। अब एक्सपेक्टेंसी में क्या होता है? इसमें बोलते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल यहाँ पर एफर्ट्स डालेगा तो
तो उससे उसको सक्सेसफुली वो परफॉर्म कर पाएगा किसी भी टास्क पर। और अगर सक्सेसफुली वो परफॉर्म कर पाते हैं किसी टास्क पर तो उन्हें सक्सेसफुल आउटकम्स मिलेंगे या फिर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और रिवॉर्ड्स जब उन्हें मिल जाएंगे तो वैलेंस बोलता है कि यहाँ पर पोटेंशियल आउटकम्स या जो रिवॉर्ड्स हैं वो उसकी जो वैल्यू है वो एक इंडिविजुअल को अट्रैक्ट करती है, उसकी अट्रैक्टिवनेस डिसाइड करती है, राइट। तो अब आपको समझ आ गया होगा, इसका आंसर डी होगा इक्विटी, जहां पर एडम इक्विटी की थियरी जो है वो लगती है, ना कि ब्रूम की थियरी। अच्छा, अब ब्रूम की थियरी में आपको एक चीज और याद रखनी है, क्या? यहाँ पर ये बोलते हैं जो मोटिवेशनल फोर्स है वो एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी इनटू बैलेंस का यहाँ पर प्रोडक्ट रहता है। और अगर इनमें से तीनों में से कोई भी चीज जीरो होगी तो यहाँ पर मोटिवेशनल फोर्स आपकी जीरो हो जाएगी। तो एक एग्जांपल है, मान लो एक ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं हो रही। परफॉर्मेंस नहीं इंक्रीज होगी तो कोई भी आउटकम नहीं आएगा, आउटकम नहीं आएगा तो वैल्यू जो है रिवॉर्ड की वो भी कुछ नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो उनकी मोटिवेशन था वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर बात हो रही थी एडम इक्विटी थियरी की, राइट। तो अब बताओ एडम इक्विटी थियरी क्या होता है, ये भी एक बार बता दो। एडम्स इक्विटी थियरी, देखो एडम की जो इक्विटी थियरी है यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, वो तभी मोटिवेट होते हैं जब उन्हें एक सेंस ऑफ फेयरनेस फील होती है, राइट। किसमें? उनके वर्क प्लेस में, कि अगर वो काम कर रहे हैं तो लोग उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे, ऐसा नहीं कि मेहनत वो कर रहे हैं और यहाँ पर बायस्ड वे में किसी और को फेवर किया जा रहा है। तो ये थियरी ये बोलती है कि यहाँ पर आप जो इनपुट्स दे रहे हो कॉन्स्टेंटली, जैसे कि आपके क्या एफर्ट्स हैं, आप क्या स्किल्स यूज कर रहे हो, ठीक है, और जो आपके आउटपुट्स हैं, राइट, इनपुट्स जो हैं आपके और जो आपके आउटपुट्स हैं वो दोनों यहाँ पर कंपेयर किए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि क्या यहाँ पर कोई इम्बैलेंस है या नहीं है। और किसी भी एम्प्लॉय को इम्बैलेंस कब फील होगा? जब यहाँ पर उनको ये लग रहा है कि उनकी जो स्किल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, तो या फिर यहाँ पर उन्होंने जो काम किया, ठीक है, उनकी जो स्किल्स हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं, उसके बावजूद मान लो किसी और एम्प्लॉय को अच्छा अप्रेजल मिल जाता है जिन्होंने उतने एफर्ट्स नहीं लगाए, तो फिर एम्प्लॉय के लिए ये एक इम्बैलेंस बन जाता है और ये जो इम्बैलेंस है ये इन्हें डीमोटिवेट कर देता है, राइट। तो यहाँ पर कुछ इनपुट्स रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके एफर्ट्स, स्किल, एक्सपीरियंस कितना है, लॉयल्टी कितनी है, हार्डवर्क कितना है, और आउटपुट्स में क्या क्या आएगा, सैलरीज आपकी क्या है, बेनिफिट्स आपको क्या मिल रहे हैं, रिकॉग्निशन कितना हो रहा है, प्रमोशन कैसा हुआ है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इक्विटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? बैलेंस। और इनइक्विटी होती तो यहाँ पर उसका क्या मतलब होता? इम्बैलेंस, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक एम्प्लॉय है, अब ये क्वेश्चन आप कंप्लीटली यहाँ पर देखोगे कि क्या आंसर है, क्योंकि मैंने आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया है। एक एम्प्लॉय है जो कि परसीव कर रहे हैं अंडर पेमेंट इनइक्विटी, तो यहाँ पर ये क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अंडर पेड है वो, तो जिसकी वजह से अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इनके एफर्ट्स बढ़ेंगे, ये यहाँ पर एक रेज मांगेंगे कि भाई मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप मेरे को यहाँ पर बेटर पेमेंट करो, सैलरीज दो। इनपुट्स को अपने रिड्यूस कर देंगे, कंपेयर करेंगे खुद को लोअर पेड कलीग से और क्विट कर देंगे इमीडिएटली। तो क्या करोगे? मैंने बताया था अगर इनइक्विटी आएगी तो इम्बैलेंस आएगा, इम्बैलेंस आएगा तो डिमोटिवेशन होगा। डिमोटिवेट अगर आप हो, मान लो आप एग्जाम के लिए डिमोटिवेटेड होने लग जाओ, तो क्या होगा? आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे। एफर्ट्स कम हो रहे हैं तो इनपुट आपका कम हो रहा है, तो इनपुट यहाँ पर आपका रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, लॉकिंग गोल सेटिंग थियरी। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में मैं आपको इसको समझाऊंगी। ये बोल रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है गोल्स का जो कि लीस्ट इफेक्टिव है मोटिवेशन के लिए, तो ये आपको आंसर करना है। तो पहला क्या बोल रहे हैं,
स्पेसिफिसिटी, दूसरा बोल रहे हैं यहाँ पर आपके लिए डिफिकल्टी, तीसरा बोल रहे हैं वेगनेस, चौथा फीडबैक और पांचवा कमिटमेंट। तो अब आपको बताना है कि लीस्ट इफेक्टिव कौन सी होगी। तो लॉकेस्ट गोल थियरी की बात हो रही है। अब लॉकेस्ट गोल थियरी यहाँ पर क्या बोलती है कि हमें स्पेसिफिक गोल्स जो हैं, ठीक है, वो सेट करने हैं और ये जो गोल्स हैं ये चैलेंजिंग भी होने चाहिए। अब अगर ये चैलेंजिंग है और स्पेसिफिक गोल्स हैं तो यहाँ पर हमें कुछ एलिमेंट्स भी ऐड करने हैं, जैसे कि इन गोल्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, यहाँ पर फीडबैक होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए और साथ में आप देखोगे कि ये जो गोल्स हैं ये कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, जिससे कि परफॉर्मेंस यहाँ पर आपकी सिग्निफिकेंटली एनहांस हो जाए और मोटिवेशन भी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, उनको हमने कोई चैलेंजिंग गोल दिया तो क्या होगा, अब उन्हें यहाँ पर अपनी स्किल्स पर वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा फीडबैक लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टास्क को वो क्या कर रहे हैं, कैटर कर रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पर की प्रिंसिपल्स क्या है लॉकेस्ट गोल सेटिंग थ्योरी के, क्लैरिटी, चैलेंज, कमिटमेंट, फीडबैक और टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा लीस्ट इफेक्टिव है मोटिवेशन के लिए, तो स्पेसिफिसिटी, डिफिकल्टी, फीडबैक और कमिटमेंट, ये तो इंपॉर्टेंट है। वेगनेस जो है वो लीस्ट इफेक्टिव यहाँ पर रहेगा। गोल अगर वेग है, फालतू का है, तो आप उसको फिर क्या करोगे, यहाँ पर आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा, मोटिवेशन आपका रिड्यूस हो जाएगा, राइट। चलो इतना समझ में आ गया ना अच्छे से कि भाई क्या बात हो रही है। एक और एग्जांपल दे दूं आप लोगों को इसके लिए। देखो मान लो यहाँ पर कोई ऐसे एम्प्लॉई हैं, ठीक है, जिनको बोला गया कि आपको ना सेल्स 20% इंक्रीज करनी है, तो वो अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या करेंगे, अपने एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर दें, कुछ टारगेट रख लें अपने छोटे छोटे और इस तरीके से इम्प्रूव कर लें। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं, आपको ना यहाँ पर कोशिश करना है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करो, तो ये एक चीज में कोई मतलब नहीं है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज नहीं है ना, तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट आते हैं स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी के ऊपर। अब यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि एक कंपनी है जो कि बोनस सिस्टम को यूज करती है, किसके लिए, जो हाई परफॉर्मर्स हैं, कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको बोनस मिलेगा। तो ये किस चीज का यहाँ पर एग्जाम्पल रहेगा, तो अब आपको स्किनर्स का रीइंफोर्समेंट थ्योरी अच्छे से पता होगा, तभी आप इसको यूज कर पाओगे। तो सबसे पहले बोल रही है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरे यहाँ पर बोल रहे हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, तीसरा बोल रहे हैं पनिशमेंट, चौथा बोल रहे हैं एक्सटिंक्शन और पांचवा बोल रहे हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो चार चीजें होती हैं आपके स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी में। क्या क्या होती हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, फिर आता है पनिशमेंट और चौथा आता है एक्सटिंक्शन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ये जो दोनों हैं ये रहती है ड्राइविंग फोर्स की तरफ, ये रहेगी आपकी किसमें, रीस्टोरिंग फोर्स की तरफ, रीस्ट्रेनिंग फोर्स की तरफ। ये यहाँ पर स्टिमुलस को ऐड करती हैं और ये यहाँ पर स्टिमुलस को रिमूव कर रही होती हैं। मतलब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये बोलते हैं कि पर्टिकुलरली अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशनिंग जो है उसी के अकॉर्डिंग आपके बिहेवियर्स भी शेप हो रहे होते हैं। तो क्या यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अकॉर्डिंगली आप बिहेव करोगे। तो अब बिहेवियर्स में सबसे पहले बात हो रही थी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की, ठीक है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आप क्या देखोगे, जैसे कि यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं किसी को, राइट, तो रिवॉर्ड्स जो है वो रिपीटेडली आपको मिल रहे हैं। और पनिशमेंट में क्या होता है, ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि यहाँ पर आपको बेसिकली क्या हुआ, आपको किसी न किसी तरीके से यहाँ पर नेगेटिव चीजें मिल रही होती हैं। तो आप क्या देखोगे कि अगर किसी ने अच्छे से काम नहीं किया तो हमने उन्हें डांट दिया, 2-3 बार बोला, नहीं सुना, पीआईपी में ले आए और तब भी काम नहीं हुआ तो फिर जॉब से निकाल दिया गया। तो जो पनिशमेंट या फिर यहाँ पर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस वाले बिहेवियर्स होते हैं वो यहाँ पर आप देखोगे रिपीट नहीं होते। किसी को रिवॉर्ड मिल रहा है वो अच्छा काम बार बार करेगा,
किसी को पनिशमेंट मिली किसी काम की वजह से, तो वो उस काम को कहीं ना कहीं नहीं करेगा दोबारा। तो ये वाली चीज यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है। तो इसी में अब आपके पास कुछ की कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपके सामने क्या आता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, राइट। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो बिहेवियर्स हैं वो या तो स्ट्रेंथन होते हैं या वीकेन होते हैं, कि भाई किस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, ठीक है। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, यहाँ पर एक अनडिजायरेबल स्टिमुलस को हटा दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर जो कोर है फॉर गुड ग्रेड्स उसको हमने हटा दिया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने इस तरीके से कोई भी आपको मान लो स्पेशली यहाँ पर आपके ऊपर फोर्स डाला जा रहा है कि अगर आपके गुड ग्रेड्स नहीं आए तो आपको रूम साफ करना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पर आपके गुड ग्रेड्स आ जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको रूम क्लीन नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया, जहां पर हम एक अनडिजायरेबल चीज को हटा देते हैं, स्टिमुलस को हटा देते हैं, ताकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बिहेवियर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक। अब आ जाओ पनिशमेंट पर। तो पनिशमेंट में भी हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है। पॉजिटिव पनिशमेंट में आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि एक अनडिजायरेबल स्टिमुलस जो है वो हमने ऐड कर दिया, जैसे कि अगर यहाँ पर अगर आपने ये मिसबिहेवियर 2 मिनट तक और किया तो मैंने आपको ब्लॉक कर देना है, राइट। ये क्या हुआ, ये हो गई एक पॉजिटिव पनिशमेंट। और नेगेटिव पनिशमेंट क्या होगी कि हमने यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल कोई चाइल्ड है, छोटा सा बच्चा है, वो अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा, ठीक है, तो हमने क्या किया, उससे उसका टॉय भी वापस ले लिया, तो ये हो गई एक नेगेटिव पनिशमेंट, राइट। समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पर ये चीजें काम करती हैं। अब आ जाओ, अब आपसे क्या बात हो रही है यहाँ पर, अब आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि बोनस सिस्टम हम यूज कर रहे थे हाई परफॉर्मर्स के लिए, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इसका आंसर क्या बनना चाहिए, इसका आंसर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी की बात हो रही है, जो कि डेकी एंड रियान ने दी है, राइट। तो अब यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि कौन सा फैक्टर जो है वो पार्ट नहीं है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एसडीटी में। तो आपको बताना है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी में विच फैक्टर इज नॉट पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो पहला बोल रहे हैं ऑटोनॉमी, दूसरा बोल रहे हैं कॉम्पिटेंसी, तीसरा रिलेटेडनेस, चौथा एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, पांचवा पर्सनल ग्रोथ। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी में बात क्या हो रही है, ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन मोटिवेशन है और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको यहाँ पर आप कनेक्ट करोगे ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस के साथ में, ठीक है। तो 3 बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं एक पर्सन के लिए, क्या क्या होती हैं, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस के साथ में। सबसे पहले ऑटोनॉमी की बात करें कि भाई यहाँ पर मेरे पास कंट्रोल है अपने एक्शंस का और चॉइसेस का, ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्सेस मुझे कंट्रोल कर रही हैं। कॉम्पिटेंस की मैं यहाँ पर अपने इंटरेक्शंस में कितनी कंफर्टेबल हूँ, कितनी कैपेबल हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पर अलग से कोई इसमें बेसिकली स्किल्स लेनी पड़ रही है, मैं ऑलरेडी काफी कॉम्पिटेंट हूँ, ठीक है। तो इफेक्टिव और कैपेबल फील कर रहे हैं हमारे इंटरेक्शन हमारे एनवायरनमेंट में। और रिलेटेडनेस में क्या होता है कि यहाँ पर हम दूसरे लोगों के साथ में कनेक्टेड और एक्सेप्टेड फील करते हैं, कि हम इनसे कनेक्टेड भी हैं और ये हमारे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पर पूछे इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपके लिए क्या हो गया, यहाँ पर बोलते हैं कि जो नीड्स हैं, ठीक है, कि भाई हमें जरूरत रहेगी कुछ ऐसे रोल्स की या फिर कुछ ऐसी चीजों की जो कि हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ा पाए, जैसे कि यहाँ पर हम उन एक्टिविटीज में एंगेजमेंट करें अपने लिए जो कि हमारे इंटरेस्ट और हमारे एंजॉयमेंट से रिलेटेड है, राइट। जैसे मुझे टीचिंग में मजा आता है, अब मेरे को यहाँ पर टीचिंग के लिए एक्स्ट्रा अपने वर्किंग आवर्स के बाद काम करने आती हूँ, मैं यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ,
तो ये क्या है, ये मेरे लिए एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, यहाँ पर कोई मुझे फोर्स नहीं किया जा रहा, कोई सैलरीज नहीं मिल रही है, स्टिल आई एम वर्किंग हियर और मुझे मजा आता है ये काम करने में, पढ़ाने में, तो मैं अकेले आती हूँ, पढ़ाती हूँ, चली जाती हूँ, राइट। आप लोग आते हो, पढ़ते हो, चले जाते हो। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या मिल रहे हैं, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स या फिर पनिशमेंट को हम अवॉइड करना चाहते हैं, तो हम इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से कोई भी एक्टिविटी में एंगेजमेंट कर रहे हैं। जैसे किसी ने बोला कि आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा और अगर आपने एक एनजीओ के साथ काम किया और वो आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप सिर्फ उसी पर्पज से चले गए, आपको कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आपको यहाँ पर सर्व करना है सोसाइटी को, तो ये आपके लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ऑर्गेनिस्मिक इंटीग्रेशन। क्या आता है, ऑर्गेनिस्मिक इंटीग्रेशन। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स हैं इनके पास एक इनहेरेंट डिराइव होती है कि अपने नए एक्सपीरियंसेस को या इंटीग्रेट करें और एक कोहेरेंट सेंस ऑफ सेल्फ लेकर आए। तो इसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो 3 बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स हैं इनके साथ में कनेक्ट कर पाते हैं। तो अब आप बताओ इंट्रिंसिक मोटिवेशन का यहाँ पर कौन सा एक फैक्टर पार्ट नहीं होगा, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस, रिलेटेडनेस, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, ठीक है, पर्सनल ग्रोथ तो होगी। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं एल्फोड्रर्स ईआरजी थियरी। तो यहाँ पर ईआरजी थियरी भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ईआरजी थियरी ऑफ मोटिवेशन में आपसे पूछ रहे हैं कि अनलाइक मैस्लो, ये जो एल्फोड्रर्स ईआरजी थियरी है ये क्या सजेस्ट करती है। अब देखो मैस्लो ने यहाँ पर अपनी थियरी दी थी जो हमने पिरामिड पढ़ा था, अब इसी पिरामिड को कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्होंने थोड़ा इलैबोरेट कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं, उसका एक नया वर्जन आया, तो जिसमें कि इन्होंने ईआरजी के बारे में बात की। ईआरजी क्या है, ईआरजी है आपका एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, ठीक। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये क्या सजेस्ट कर रहा है, नीड्स या हायरार्कियल्स, फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेशन जो हो रही है, ओनली 3 नीड्स एग्जिस्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द अल्टीमेट गोल, या फिर ऑल नीड्स मस्ट बी मेट सिक्वेंशियली। तो देखो यहाँ पर ये बात करते हैं एल्फोड्रर्स अबाउट कि हमारे पास में फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेशन जो है वो भी अकर करता है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस नीड्स में ये बोलते हैं कि जो बेसिक मटेरियल नीड्स हैं, जो हमारी सर्वाइवल नीड्स होती हैं, कौन कौन सी थी, रोटी कपड़ा मकान और सेफ्टी नीड्स, है ना। तो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स जो हैं ये हमारी एग्जिस्टेंस में आती हैं। इसके बाद में रिलेटेडनेस में हमारे पास में क्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स हो गई हमारी, और एस्टीम नीड्स आ जाती हैं, ठीक है। तो एस्टीम नीड्स भी ऐसा नहीं आती है, ये हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स को बोलते हैं रिलेटेडनेस, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम जो है ये हमारा ग्रोथ से रिलेटेड होता है। तो अब यहाँ पर की डिफरेंस क्या होता है, तो जैसे कि आपने देखा मैस्लो की थियरी में बहुत सारी नीड्स हमारी थी, जो ईआरजी थियरी है ये यहाँ पर इन नीड्स को बेसिकली एक ग्रुप में ले आती है और बोलती है कि ये एक्टिव और साइमल्टेनियसली इन्फ्लुएंशियल रहती हैं। अब फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन में क्या बोलते हैं ये, तो ये बोलते हैं कि एक ऐसा प्रिंसिपल है जहां पर अगर इंडिविजुअल्स हायर लेवल के नीड्स को अपने सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे रिग्रेस करने लग जाते हैं। हम लोग प्रोग्रेस करके दूसरी जगह जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ये रिग्रेस करने लग जाते हैं क्योंकि हायर लेवल नीड्स मीट नहीं हो पा रही है। तो अब ये यहाँ पर जैसे ग्रोथ नीड्स अचीव नहीं कर पाए तो अपनी बेसिक लेवल नीड्स पर आ गए, लोअर लेवल नीड्स पर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ मैकग्रेगर की यहाँ पर थियरी एक्स एंड थियरी वाई। तो ये मैंने आपको डे 6 में काफी अच्छे से समझाया है, बट एक बार और पढ़ लेते हैं। तो देखो थियरी एक्स और थियरी वाई के बारे में यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि थियरी एक्स मैनेजर जो है वो क्या करेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि थियरी एक्स किसके बारे में बात करती है, मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें ये कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है ये अथॉरिटेरियन होना चाहिए नेचर में, ठीक है। ये यहाँ पर रिप्रेसिव स्टाइल के होते हैं, टाइट कंट्रोल रखते हैं, डेवलपमेंट पर कोई काम नहीं करते, हर एक चीज को यहाँ पर लिमिटेड नेचर में देखते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर कल्चर अच्छा नहीं होता। थियरी वाई में जो स्टाफ होता है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन से काम करता है, इंटरनली मोटिवेटेड होता है, उन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इन सब के बारे में बात होती है।
तो अब यहाँ पर बोल रहे थियरी एक्स मैनेजर क्या करेंगे, एम्पावर करेंगे एम्प्लॉइज को, नहीं। ट्रस्ट करेंगे वर्कर्स को कि वो सेल्फ मैनेज कर लेंगे, नहीं। माइक्रो मैनेज करेंगे, एक एक चीज देखेंगे कि आप यहाँ पर कितने घंटे काम कर रहे हो, कितने घंटे में आपने मीटिंग की, लंच में आप कितने घंटे गए, कितना मिनट आपने एक्स्ट्रा लंच में ले लिया, हर एक चीज को देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे, राइट। चलो, तो यहाँ पर आपके पास आंसर माइक्रो मैनेज हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थियरी। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हैं वो मोस्ट लाइकली यहाँ पर अंडरमाइन करते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन को। कब कर रहे हैं, तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि व्हेन दे आर अनएक्सपेक्टेड, दूसरा बोल रहे हैं परफॉर्मेंस कंटेंजेंट है, तीसरा बोल रहे हैं वर्बल प्रेस, चौथा बोल रहे हैं नॉन मॉनेटरी, और पांचवा बोल रहे हैं गिवन प्राइवेटली। तो यहाँ पर जो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कब नहीं लेकर आएंगे, इस बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जैसा आपने देखा कि अलग अलग ऑप्शंस इन्होंने दे रखे, जिसमें इन्होंने बताया है कि इस तरह की हमारी प्रॉब्लम चल सकती है। तो देखो, अगर मैं बात बोलूं परफॉर्मेंस कंटिजेंट की, कि यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, कि बोनस मिल गया, ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉपर अप्रेजल मिल गया है, मुझे तभी काम जब मैंने अच्छा किया एक बार तो मुझे रिवॉर्ड्स मिल गए, फिर उसके बाद उसके बारे में सब लोग भूल गए। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन आने के चांसेस कहीं ना कहीं कम रहते हैं। आगे समझ में, तो इस तरीके से हमारे पास क्या वर्क करता है, कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थियरी वर्क करती है। तो कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थियरी में हमारे पास एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक रहता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और ये बात करता है कि कैसे यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी हमने पढ़ी थी, इसी का एक सब पार्ट होगा। ओके, चलो अब यहाँ पर कुछ इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे इंफॉर्मेशनल, कि अगर कोई एक्सटर्नल इवेंट जो है वो यहाँ पर एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह माना जा रहा है, तो ये यहाँ पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन लेकर आएगा। जैसे यहाँ पर किसी भी अच्छे टास्क को आपने परफॉर्म किया और इसकी वजह से हमने देखा कि जो लोग हैं वो काफी खुश हैं, और यहाँ पर आप क्या कोशिश करोगे, फिर जैसे आपके मैनेजर ने आपकी तारीफ कर दी, कुछ हुआ, तो आप यहाँ पर कोशिश करोगे कि इस काम को बार बार अच्छे तरीके से ही करो। और कंट्रोलिंग में क्या होगा कि यहाँ पर अगर प्रेशर डाला जा रहा है तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम हो जाता है। तो अगर हमने रिवॉर्ड दिया कि अगर आपने टाइम पर काम कर लिया और आपने इसको काम को पहले एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब आपसे बोल दिया गया कि आपने काम अच्छा किया तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे, तो माइट भी आपको फिर उतनी खुशी ना मिले। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, एक नया कॉन्सेप्ट और आता है जो कि है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। बताओ क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। देखो, जब एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए दिए जा रहे हैं जो कि हम पहले इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड थे, हमें पसंद था ये काम करना और हम कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या बोल दिया गया कि हमें इसकी जगह से रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये मोटिवेशनल क्राउडिंग आउट कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ओवरऑल यहाँ पर मोटिवेशन था वो डिक्रीज हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट आ जाओ, हैकमैन और ओल्डहैम्स का जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल है उसके ऊपर ये क्वेश्चन आपका आता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कौन सा कोर जॉब डायमेंशन है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। ठीक है, तो जॉब डायमेंशंस में एक कोर जॉब डायमेंशन है जो कि एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। पहला है स्किल वैरायटी, दूसरा है टास्क आइडेंटिटी, तीसरा ऑटोनॉमी, चौथा फीडबैक और पांचवा है टास्क सिग्निफिकेंस। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या बात होती है, ये बोलते हैं कि जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एम्प्लॉय के मोटिवेशन को, उनके सेटिस्फेक्शन को और उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी कैसे अफेक्ट करेंगी, तो 5 इन्होंने कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। क्या क्या है? एक है आपकी स्किल वैरायटी, दूसरा है टास्क आइडेंटिटी, तीसरा है टास्क आपका कितना सिग्निफिकेंट है, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी और फीडबैक। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास में स्किल वैरायटी जो है, स्किल वैरायटी आपकी किससे रिलेटेड है? ये है कि भाई एक जो जॉब है उसमें हमें कितने अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करने के लिए मिल रही हैं, तो डिफरेंट स्किल सेट्स हम यूज कर कितने यहाँ पर एक्टिविटीज कर सकते हैं।
टास्क आइडेंटिटी में क्या होता है, यहाँ पर ये बात करते हैं कि एक जॉब जो है, ठीक है, उसमें अगर हम कंप्लीट करेंगे एक होल आइडेंटिफिएबल पीस ऑफ वर्क, तो कितनी डिग्री तक हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। टास्क सिग्निफिकेंस में कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट या फिर सब्सटेंशियल इम्पैक्ट आना चाहिए ऑन द लाइव्स या फिर ऑन द वर्क ऑफ अदर पीपल। ऑटोनॉमी में कि मुझे यहाँ पर एक तरीके से क्या मिल रही है, सब्सटेंशियल फ्रीडम मिल रहा है, तो कितना फ्रीडम मिल रहा है। और फीडबैक में यहाँ पर कि मैं जो काम कर रही हूँ वहां पर मुझे बेसिकली कितनी डायरेक्ट और क्लियर इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मेरी परफॉर्मेंस कितनी इफेक्टिव है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात हो रही है, तो बताओ कौन सा कोर जॉब डिस्क्रिप्शन जाएगा, यहाँ पर आपकी ऑटोनॉमी आती है जो कि इंक्रीज कर रही है एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि मुझे अगर छोड़ दिया जाए कि मैं अपने हिसाब से काम करूं, तो यहाँ पर मैं एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी देखूंगी कि भाई मेरे को यहाँ पर खुद से अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है और मैं अपना काम कर रही हूँ। इक्विटी सेंसिटिविटी थियरी, अभी ये भी काफी इंपॉर्टेंट थियरी है। यहाँ पर आपसे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि एक बेनिवोलेंट, ठीक है, इन इक्विटी जो है, इक्विटी सेंसिटिविटी थियरी इज समवन हु इज, अब आपको बताना है कि बेनिवोलेंट हम किसको बोलेंगे, समवन जो यहाँ पर ओवर पेमेंट डिमांड कर रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर कंटेंट है अपनी अंडर पेमेंट से, तीसरा बोल रहे हैं कि बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं इन इक्विटी को, चौथा जो कंपेयर करते हैं खुद को हायर पेड पीयर्स के साथ में, और पांचवा जो यहाँ पर प्रीफर करते हैं इक्विटी बेस्ड पे को। तो अब आपको बताना है कि बेनिवोलेंट आप किसे बोलोगे। देखो यहाँ पर आपके पास में इक्विटी सेंसिटिविटी थियरी ये बोलती है कि अगर इंडिविजुअल जो होते हैं, ठीक है, उनमें आप ये देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कंटेक्स्ट में कि इंडिविजुअल ना डिफरेंट होते हैं, कि उनको यहाँ पर, ठीक है, कैसे वो लोग यहाँ पर परसीव कर रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं इक्विटी और इनइक्विटी को, जो बैलेंस और इनबैलेंस आ रहा है, पर्टिकुलरली कि उनका इनपुट क्या था और आउटपुट क्या मिल रहा है, राइट। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको एक एग्जांपल भी दिया था इसका, कि एक पर्सन है जो कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर उनकी सैलरी कम है, लेकिन सेम पोस्ट पर किसी कम एक्सपीरियंस के बंदे को लाया गया और उनकी सैलरी हाई है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, इक्विटी सेंसिटिविटी के बारे में बात हो रही है, जो कि एडम की इक्विटी थियरी से ही ड्राइव हो रही है। अब तीन ओरिएंटेशन हमारे पास यहाँ पर क्या क्या होती हैं, एक तो ऑफ कोर्स जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है बेनिवोलेंट्स की बात होती है, दूसरा इक्विटी सेंसिटिविटीज की बात होती है, ठीक है, और चौथा यहाँ पर एंटाइटल्ड्स की बात होती है, राइट। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेनिवोलेंट्स की, तो ये कौन होते हैं, जो यहाँ पर क्या कोशिश करते हैं कि जितना उनको मिल रहा है उससे ज्यादा वो यहाँ पर प्रोवाइड करें। तो ये इनपुट ओरिएंटेड लोग होते हैं कि एफर्ट्स इनके ज्यादा रहेंगे, चाहे इनको सैलरी थोड़ी कम मिल रही है, लेकिन जितनी सैलरी मिल रही है उससे थोड़ा ज्यादा काम करें। एक एग्जाम्पल है ये। इक्विटी सेंसिटिविटीज क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि इनपुट और आउटपुट के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बनकर रहे, और एंटाइटल्ड वो होते हैं जो यहाँ पर अपने कंट्रीब्यूशन से बहुत ज्यादा रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब बेनेवोलेंट्स यहाँ पर ओवर पेमेंट डिमांड करेंगे, नहीं करेंगे। अंडर पेमेंट के साथ में कंटेंट है, कहीं ना कहीं आप इसको बोल सकते हैं कि ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा, तो यहाँ पर यही आपका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है ओवर जस्टिफिकेशन। तो ओवर जस्टिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं अपने काम में, तो यहाँ पर ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट का क्या, बेसिकली ये कब अकर हो रहा होता है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि जब इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो आपका बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। दूसरा है एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड जो है वो रिप्लेस कर रहा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन को। तीसरा गोल्स जो है वो काफी इजी हैं। चौथा फीडबैक जो है एब्सेंट है, और इक्विटी जो है वो परसीव की जा रही है फिफ्थ ऑप्शन में, ऐसा बोल रहे हैं। अब ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट क्या होता है, जहां पर हम एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स जो हैं अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं किसी एक्टिविटी के लिए, तो कुछ लोग उसको सच में बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे और इंट्रिंसिक मोटिवेशन शो करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर जो इनका बेसिकली, जैसे मैंने आपको क्राउडिंग इफेक्ट बताया था ना, क्राउडिंग आउट इफेक्ट,
ये एक तरीके से वही है कि बहुत ज्यादा अगर आप एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स दे रहे हो तो जो मेरी इंट्रिंसिक मोटिवेशन थी वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि मैं पहले इस काम को करने के लिए एंजॉय कर रही थी। तो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो रिप्लेस कर देते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन को। नेक्स्ट सेल्फ एफिकेसी थियरी की बात हो रही है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर सेल्फ एफिकेसी थियरी जो है उसको एनहांस, बेसिकली सेल्फ एफिकेसी को एनहांस नहीं कर रहा, ये आपको बताना होगा। तो पहला बोल रहे हैं यहाँ पर विकेरियस एक्सपीरियंसेस जो आप यहाँ पर फील कर रहे हो। विकेरियस एक्सपीरियंसेस का क्या मतलब हो गया यहाँ पर? देखो, विकेरियस का मतलब होता है कि यहाँ पर आप किसी चीज को देख रहे हो या फिर उसके बारे में पढ़ रहे हो और कुछ और काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि आप यहाँ पर किसी और को देख रहे हो, समझ रहे हो और तब चीजें कर रहे हो, और कुछ और बेसिकली किसी और के काम से आप ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। ऐसा नहीं है कि आपने खुद से कोई काम किया है, ठीक है, आपने रीड किया, अंडरस्टैंड किया। वर्बल पर्सुएशन होता है कि मैंने आपको पर्सुएट कर दिया कि आपको आरबीआई की एग्जाम देनी चाहिए। इमोशनल अराउजल हो सकता है, पास्ट सक्सेसेस हो सकती हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो सकती हैं। देखो, सेल्फ एफिकेसी थ्योरी ये बोलती है कि क्रूशियल रोल होना चाहिए एक इंडिविजुअल के बिलीफ में कि भाई उनके पास एबिलिटी है कि वो सक्सीड कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मोटिवेटिंग बिहेवियर और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। तो बेसिकली ये बोलते हैं कि जिन लोगों के पास हाई सेल्फ एफिकेसी होती है वो ज्यादा ही चैलेंजिंग गोल्स को सेट करते हैं, ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं और यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स को परसिस्टेंटली फेस करते हैं एंड बाद में अचीव कर लेते हैं अपने जो भी गोल्स हैं। तो कोर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर सेल्फ एफिकेसी, आउटकम एक्सपेक्टेंसी और एफिकेसी एक्सपेक्टेंसी आता है, राइट। तो अब आप ये आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो इसको अफेक्ट नहीं कर रहा, तो कौन सा ऐसा फैक्टर होना चाहिए? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इमोशनल अराउजल, वर्बल परसुएशन, विकेरियस एक्सपीरियंसेस या फिर पास्ट सक्सेस? ये होगा इमोशनल अराउजल, दैट इज हाई स्ट्रेस यहाँ पर सेल्फ एफिकेसी को कम कर देगी। एक्सपीरियंसेस यहाँ पर जो हैं, ठीक है, अगर आप उसको मास्टरी कर रहे हो, मॉडलिंग कर रहे हो या एनकरेजमेंट कर रहे हो तो फिर ये बूस्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात हो रही है जॉब रोटेशन की। तो जो जॉब रोटेशन है वो प्राइमरली एड्रेस करेगा कौन से मोटिवेशनल फैक्टर को? तो सबसे पहले बोल रहे हैं यहाँ पर ऑटोनॉमी, दूसरा बोल रहे हैं स्किल वैरायटी, तीसरा टास्क आइडेंटिटी, चौथा फीडबैक और पांचवा टास्क सिग्निफिकेंस। तो आप आंसर बताओ, इसका क्या आंसर होगा? जैसे जापान में जॉब रोटेशन का मॉडल बहुत चलता है, राइट। तो इससे क्या होता है, आपको अलग अलग तरह के स्किल्स आ जाती हैं एंड जैसा कि अभी एआई आ रहा है ना, तो सब लोग क्या बोल रहे हैं कि अब हमें एक्सपर्टीज की जगह जनरलाइजेशन की तरफ जाना है जहां पर हम हर काम खुद से कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है लर्न हेल्पलेसनेस। तो यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि जब हम लर्न हेल्पलेसनेस होता है किसी वर्क प्लेस में तो ये किसके साथ में आपका एसोसिएटेड होगा? तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये हाई सेल्फ एफिकेसी के साथ में एसोसिएटेड है। दूसरा बोल रहे हैं रिपीटेड फेलियर आप देख रहे हो बिना कंट्रोल के। तीसरा एक्सेसिव रिवॉर्ड्स देखे जा रहे हैं। चौथा इक्विटी सेंसिटिविटी और पांचवा गोल स्पेसिफिसिटी। तो पहले बताओ लर्न हेल्पलेसनेस क्या होता है? देखो, ये ना एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जहां पर इंडिविजुअल्स जो हैं वो अनकंट्रोलेबल नेगेटिव सिचुएशंस जो हैं, ठीक है, उसकी तरफ एक्सपोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये लगता है कि वो अपनी सर्कमस्टांसेस को कभी चेंज ही नहीं कर सकते। इवन अगर इनको अपॉर्चुनिटी दी गई तो भी यहाँ पर चीजें चेंज नहीं होंगी, जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बार बार यहाँ पर फेल हो रहे हैं तो वो एक टाइम पर आकर इम्प्रूव करने की कोशिश बंद कर देंगे, इवन दो कि वो यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि किसके साथ एसोसिएटेड है? हाई सेल्फ एफिकेसी के साथ, रिपीटेड फेलियर विदाउट कंट्रोल, एक्सेसिव रिवॉर्ड्स, इक्विटी सेंसिटिविटी या गोल स्पेसिफिसिटी। तो ये आपका क्या होगा? रिपीटेड फेलियर। नेक्स्ट आ रहा है कल्चरल डिफरेंस इन मोटिवेशन। तो कलेक्टिविस्ट कल्चर्स जो होते हैं यहाँ पर कौन सा मोटिवेटर है जो टिपिकली ज्यादा इफेक्टिव है देन इंडिविजुअल रिकॉग्निशन? ये आपको बताना होगा। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले बोल रहे हैं यहाँ पर बोनसेस, दूसरा बोल रहे हैं पब्लिक प्रेस, तीसरा टीम बेस्ड रिवॉर्ड्स, चौथा है प्रमोशन
और 5वां है फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि कल्चरल डिफरेंस जो है मोटिवेशन में, वो यहाँ पर कौन सा मोटिवेटर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन में रेदर देन इंडिविजुअल रिकॉग्निशन में। तो बताओ क्या होगा ये, तो आपके टीम बेस्ड रिवॉर्ड्स होंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाओ कॉग्निटिव डिसोसिएशंस थ्योरी। तो यहाँ पर अब आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कि एक ऐसे आपके एम्प्लॉय हैं जो कि क्या बिलीव करते हैं कि आई वर्क हार्ड, मैं यहाँ पर हार्ड वर्क करता हूँ और लो पे रिसीव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डिसोनेंस जो है वो रिड्यूस हो सकती है बाय, तो क्या होगा, देखो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या बोलता है, ये बोलता है कि मेंटल डिसकंफर्ट हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में कॉन्फ्लिक्टिव बिलीफ्स हैं, वैल्यूज या एटीट्यूड्स हैं, और जो बिहेवियर है वो खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बिलीफ्स से, ठीक है। तो इसकी वजह से एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पर मान लो कोई स्मोकर है जिसको ये लगता है कि स्मोकिंग हार्मफुल है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर बार बार स्मोक कर रहा है, तो उनको डिसोसेंस फील होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अब उनका बिलीफ जो है और जो उनका बिहेवियर है वो दोनों एकदम डिफरेंट हैं। वो अपने हेल्थ को यहाँ पर खराब कर रहे हैं और उनके पास रीजंस ढूंढ रहे हैं कि अपने बिहेवियर में कि किस तरीके से यहाँ पर अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर पाए। तो यहाँ पर इनको क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहा हूँ लेकिन मेरे को लो पे मिल रही है, तो ये डिसोनेंस को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर रही है। क्यों, क्योंकि पहला ये क्विट कर रहे हैं, दूसरा जस्टिफाई कर रहे हैं पे को, तीसरा हार्ड वर्क कर रहे हैं, चौथा फीडबैक, और 5वां इग्नोर कर रहे हैं इशू को। तो बताओ क्या होगा, यहाँ पर जस्टिफाई कर रहे हैं कि मेरी जो जॉब है वो इजी रहेगी, इसी वजह से मुझे कम पेमेंट मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आज का, इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो एक लिमिटेशन क्या है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की, ये बोल रहे हैं ये इनइफेक्टिव है सभी केसेस में, ऐसा तो नहीं है। क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, यहाँ पर केवल सिंपल टास्क में काम करता है, इक्विटी को इग्नोर करता है, या कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है हाइजीन फैक्टर के साथ में। तो बताओ क्या आंसर होगा, ए तो ऑफकोर्स यहाँ पर नहीं है, बी आपका आंसर होगा, राइट। तो आपका फोकस यहाँ पर नैरो डाउन हो जाएगा, क्रिएटिविटी आप लाने की कोशिश नहीं करोगे। जिस चीज में आप यहाँ पर खुद से सेल्फ मोटिवेट होकर ज्यादा क्रिएटिव होते हो, ज्यादा आइडियाज ढूंढते हो, अब वो चीज आप नहीं कर रहे, राइट। इसके साथ में गाइज हमारा आज डे 5 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है, एंड हमारे अब 6 दिन के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। डे 6 वाला तभी करना जब डे 5 कर लो, क्योंकि काफी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आरपी एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लो, साथ में टेलीग्राम चैनल जो है उसे भी आप एक बार ज्वाइन कर लो ताकि आपको सभी चीजें यहाँ पर मिल जाएं। एंड इसके अलावा कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अपन लोग आपके लिए आरबीआई, पीएफआरडीए से भी इन सब से रिलेटेड कोर्सेज भी लाते हैं, जो कि आप अभी एक वीडियो आपके सामने आ रही होगी आई सेक्शन में, वो प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।